6 अगस्त 1945 की सुबह B-29 बॉम्ब बरसाने वाला विमान एनोला गे ने प्रशांत क्षेत्र में टीनियन द्वीप से उड़ान भरी। इसमें 15 किलो टन की विस्फोट क्षमता वाला लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम था। सुबह 8:15 पर थॉमस फेरेबी ने हिरोशिमा में AOE ब्रिज को देखा और लिटिल बॉय बॉम्ब को 31,000 फीट की ऊंचाई से रिहा कर दिया और एनोला गे एकदम विस्फोट से बचकर तेजी से दूर चला गया। नीचे जमीन पर हिरोशिमा के निवासियों ने इंजनों की गड़गड़ाहट सुनी, लेकिन मान लिया कि यह एक छोटी मोटी उड़ान होगी। हमले से पहले कोई हवाई हमले का सायरन नहीं बजा। सुबह 8:16 पर लिटिल बॉय ने हिरोशिमा में 1900 फीट ऊपर विस्फोट किया, जिसकी चमक कई मील तक दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते तापमान कुछ देर के लिए 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और भीषण आग के गोले ने शहर को घेर लिया। विस्फोट ने तुरंत 70,000 लोगों की जान ले ली और 1 सेकंड के अंदर 5 वर्ग मील तक की इमारतों को नष्ट कर दिया। बमबारी से पहले हिरोशिमा की जनसंख्या 3,40,000 थी। विस्फोट की लहर दर्जनों मील तक फैल गई, मकानों की खिड़कियां उड़ गईं और इमारतें हिल गई थीं। हिरोशिमा भीषण आग की चपेट में आ गया और पूरा शहर जल गया। अगले ही कुछ घंटों में हिरोशिमा में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि खौफजदा बचे लोगों ने फैलती आग और मलबे से भागने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते खौफनाक जलन और रेडिएशन बीमारी से पीड़ित इंसानों से आसपास के अस्पताल भर गए। पानी, बिजली और यातायात जैसी बेसिक सेवाएं ठप हो गईं। हमले के बाद हिरोशिमा के 45 अस्पतालों में से केवल 3 ही अस्पताल इस्तेमाल करने के लायक बचे थे और ज्यादातर डॉक्टर्स की हमले में मौत हो गई। बमबारी से पहले 1700 डॉक्टर में से केवल 150 डॉक्टर ही जिंदा बचे थे। जिंदा बचे लोगों के लिए यह एक मंजर बुरे सपने जैसा था। रात होने तक हिरोशिमा मीलों दूर से दिखाई देने वाली एक विशाल मशाल की तरह जल रहा था। 7 अगस्त को जापानी अधिकारियों को आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ बचाव अभियान चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आग पर काबू पाने में नाकाम अधिकारियों ने कत्लेआम के बावजूद जरूरत की चीजों का उत्पादन फिर से शुरू करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हजारों लोगों ने लापता अपनों की तलाश में खंडरों की तलाशना शुरू कर दिया। जलती हुई इमारतों ने पूरे शहर में जहरीला धुआं फैला दिया। भोजन और साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया। हिरोशिमा के कुछ प्रमुख बुनियादी हिस्सों को बहाल किया गया, जैसे ट्रेन लाइनें और बिजली। लेकिन बमबारी के दूसरे दिन हिरोशिमा शहर बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा रहा। 9 अगस्त को सुबह 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी पर बमबारी की, जिसमें 40,000 लोग तुरंत मारे गए। फिर भी जापान की सरकार ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। हिरोशिमा में आग धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन परमाणु बम से निकलने वाली रेडिएशन और जहर काफी हद तक बढ़ गया। 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो ने मित्र देशों की सेना के सामने जापान के आत्मसमर्पण करने का ऐलान कर दिया और आखिरकार हिरोशिमा को एक नई शुरुआत करने की अनुमति मिल गई। लेकिन नई शुरुआत की कोशिशों को तब झटका लगा जब 17 सितंबर को मकुराजाकी नामक तूफान ने हिरोशिमा पर हमला किया। जापान में तूफान ईडा को मकुराजाकी तूफान कहा जाता है। यह रिकॉर्ड में क्यूशू आइलैंड से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था। इस तूफान की वजह से क्षेत्र में बाढ़ आ गई और रेडियोधर्मी मलबा बिखर गया। बमबारी के बाद महीनों तक हिरोशिमा को बहुत कम मदद के साथ नई शुरुआत के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। नवंबर तक जनसंख्या घटकर केवल 1,37,000 रह गई थी। 1946 में पीस मेमोरियल सिटी कंस्ट्रक्शन लॉ ने आखिरकार नई शुरुआत के लिए पैसा दिया, लेकिन समय के साथ तपन और जहर के असर से कैंसर के मरीज अधिक संख्या में बढ़ गए। 1950 के दशक में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में तेजी के कारण 1958 तक हिरोशिमा की जनसंख्या 4,10,000 तक पहुँच गई। फिर भी परमाणु बम की दहशत का साया कायम रहा। अब हिरोशिमा एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है, जहां 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। जेनबाकू डोम, जिसे अब परमाणु बम डोम कहा जाता है, यह एकमात्र ऐसी इमारत थी जो परमाणु बम फटने के बाद भी खड़ी रही। यह जगह और हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय बमबारी की यादों को जिंदा रखते हैं। जीवित बचे लोग अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं ताकि ऐसी बमबारी कभी दोहराई न जाए और भुलाई भी न जाए। हालांकि शहर ठीक हो गया है, बमबारी के अमिट निशान अभी भी बने हुए हैं। हिरोशिमा का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि परमाणु हथियारों का दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए।